अचिंत्य की बात सुनकर विवान ने झटके से अचिंत्य का हाथ आरवी से छुड़ा लिया और आरवी को अपने पीछे करते हुए खुद उसके सामने आ गया और अचिंत्य की तरफ देखते हुए बोला, उसकी शादी आप जिससे चाहे उससे करा दे, लेकिन आप उसके साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कम से कम उसे हर्ट तो मत कीजिए। समझ में आया ना? अगर नेक्स्ट टाइम मैंने देखा ना कि आप आरवी को हर्ट कर रहे हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर विवान वहां से निकल गया। वहीं खनक उसे देखे जा रही थी। अचिंत्य ने आरवी को अपने रूम में जाने का इशारा किया तो आरवी वहां से निकल गई। वहीं उसके जाते ही खनक अचिंत्य के सामने आकर बोली, क्या जरूरत थी आरवी के साथ इतना सख्ती से पेश आने की? इसीलिए वो भाग गई थी, सच्ची बता रही हूँ। और विवान जी तो उसे यहाँ पर लेकर आए थे और आप उन्हें ही डांट रहे हैं, उन पर ही चिल्ला रहे हैं। उनके एहसान है हम पर, उनका थैंक्स कहने की जगह आप उन पर ही बरस रहे हैं। मतलब आप कभी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया। वहीं खनक उसे देखकर हैरान थी। अभी अभी अचिंत्य के चेहरे पर बेशुमार गुस्सा झलक रहा था और अचानक से ही वो इतना नॉर्मल कैसे हो गया? खनक ने उसे देखा और बोली, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? चुपचाप बताइए मुझे। ये सुनकर अचिंत्य उसके करीब आने लगा तो खनक एकदम से घबराते हुए बोली, सब आ जाएंगे, क्या कर रहे हैं? अचिंत्य ने उसे देखते हुए कहा, अगर इतना डर है तो चलो ना मेरे साथ रूम में, चलो, उसके बाद बताता हूँ। ये सुनकर खनक ने आसपास देखा क्योंकि उसे भी अचिंत्य की बात सुननी थी। इसीलिए वो अचिंत्य का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही वक्त में अचिंत्य और खनक एक रूम में थे और अचिंत्य ने जबरदस्ती खनक को अपनी गोद में बिठा कर रखा था। खनक उसे देखते हुए बोली, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है और आपको ये सब सूझ रहा है? बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये सुनकर अचिंत्य कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, वात्सल्य वशिष्ठ बहुत अच्छा लड़का है। मैं बस ये चाहता हूँ किसी भी तरह से आरवी की शादी हो जाए। पता है, ऐसा बहुत कम होता है कि वो किसी भी लड़की को पसंद करे, लेकिन अगर उसे पता चल जाए ना कि कोई और लड़का उस लड़की से प्यार करता है जिससे वो शादी करने जा रहा है, तो वो खुद पीछे हट जाता है। वो शादी ही नहीं करेगा उससे। वो बहुत अलग टाइप का बंदा है और फिलहाल आरवी से प्यार करने वाला कोई नहीं है। और जब उसे ये पता चलेगा तो वो आरवी को बेशुमार प्यार देगा ताकि उसे प्यार की कमी ना लगे। और मैं बस इसीलिए ही उसे हर लड़के से दूर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर खनक कंफ्यूज होकर बोली, आपकी बातें आप ही जाने। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अब छोड़िए मुझे आरवी को देखना भी है कि वो रेडी हुई है कि नहीं, और मुझे युवान को भी रेडी करना है। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से जाने लगी। तभी अचिंत्य ने उसे पकड़कर फिर से अपनी गोद में खींच लिया और उसे देखते हुए कहा, अरे यार, तुम्हारे पति को भी तो तैयार होना है, प्लीज उसकी भी हेल्प कर दो। ऐसा कहते हुए अचिंत्य अब खनक के होठों के करीब आ रहा था। ये देखकर खनक उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मिस्टर अचिंत्य सिंह शेखावत, आपको बता दो कि आपकी बहन की एंगेजमेंट है और आपको ही सारी तैयारी करनी है, तो ये सब ना बाद में कर लीजिएगा। ऐसा कहते हुए उसने फिर से उठने की कोशिश की और इस बार अचिंत्य कुछ नहीं बोल रहा था। बस उसने कसकर खनक की कमर को पकड़ रखा था तो खनक वहां से हिल भी ना पाए। उसे ऐसे देखकर खनक आंखें दिखाते हुए बोली, छोड़ेंगे कि नहीं? अचिंत्य ने अपने होठों पर टैप किया और उसे देखते हुए कहा, किस करोगी तो पक्का छोड़ दूंगा और नहीं करोगी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो कि एक बार जो मैं कह देता हूं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। यह सुनकर खनक उसे देखते हुए बोली, और मैं कह रही हूं कि मुझे किस नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर अचिंत्य कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हारे होठों को बहुत बुरी तरह से बाइट करूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बाइट कितना खतरनाक होता है। ये सुनकर खनक उसे देखे जा रही थी। अचिंत्य बिल्कुल बेशर्मों की तरह बात कर रहा था तो खनक ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से अचिंत्य के होठों की तरफ बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही लकी एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। लकी ने जैसे ही अचिंत्य और खनक को देखा तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पलट कर बोला, सॉरी, क्या था ना कि वात्सल्य वशिष्ठ और उसके डैड और कुछ लोग नीचे आ चुके हैं,
बस कुछ दूरी पर हैं और आपने जैसा कहा था ना कि उनका वेलकम वहीं से करना है, तो आपको चलना होगा। ये सुनकर खनक जल्दी से अचिंत्य के ऊपर से उठ गई और उसे देखते हुए बोली, रेडी हो जाइए, जाना नहीं है क्या? ये सुनकर अचिंत्य ने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। उसे ऐसे देखकर खनक मुस्कुरा रही थी। यहाँ तो ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी घर आया तो श्रेया उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? ये सुनकर आर्यन कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने रूम की तरफ चला गया। आर्यन को इतना दुखी देखकर श्रेया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ऐसे देखकर नैना जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई कर ही क्या सकता था। वहीं आर्यन जल्दी से अपने रूम में आया और अति के जितने भी लेटर्स वगैरह थे उन सबको फाड़कर फेंकने लगा। उसके दिमाग में अजीबोगरीब सवाल चल रहे थे। वो ये सोच रहा था कि आरवी और विवान उसका साथ देने के लिए तैयार तो हो गए थे, लेकिन जिस दिन उसे अति का सच पता चलेगा कि वो बस उसे धोखा दे रही थी, तो उस पर क्या बीतेगी। ये सब सोचते हुए आर्यन घबरा रहा था। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और जल्दी से सो गया। वहीं दूसरी तरफ विवान गुस्से में अपने ऑफिस पहुंच चुका था और बार बार यहाँ से वहां तक घूमते हुए सारी फाइल्स फेंक रहा था। उसे ऐसे देखकर सब हैरान परेशान थे, लेकिन विवान के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि अचिंत्य आरवी के साथ गलत कर रहा था। तो उसने अपना हाथ कसकर टेबल पर मारा और कहा, वो उसका भाई है तो उसके साथ चाहे जो मर्जी करे, मुझे उससे क्या? मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वैसे भी उसकी शादी हो रही है तो मुझे खुश होना चाहिए कि उस जंगली बिल्ली से मेरा पीछा छूट जाएगा। ऐसा कहते हुए विवान चुपचाप अपने चेयर पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था कि आरवी की एंगेजमेंट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आरवी को रेडी किया जा रहा था। अचिंत्य रेडी होकर वात्सल्य और वशिष्ठ का वेलकम कर रहा था। आरवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कभी सपने देखे थे कि वो रजत की दुल्हन बनेगी, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया था। आज आरवी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी खनक उसके रूम में आई तो आरवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। खनक जल्दी से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, आरवी मेरी बात सुनिए, आपके भैया जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। बस इतना कहूंगी कि प्लीज उनका साथ देने की कोशिश करना। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही आरवी बेड पर सो गई और बोली, क्या करूं मैं? कैसे भाई के साथ कोऑपरेट करूं, जबकि वो जानते हैं कि अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पत्थर बन चुकी हूँ। अब मैं किसी से प्यार ही नहीं कर सकती। वात्सल्य वशिष्ठ से भी नहीं, चाहे मेरी उससे शादी ही क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी किसी की नहीं हो सकती। ऐसा कहते हुए आरवी रोए जा रही थी। तभी एकदम से नीचे बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगी। आरवी को पता चल चुका था कि वात्सल्य वशिष्ठ और बाकी सब आ चुके थे। तो अब आरवी को कैसे भी करके खुद को सही करना था और खुद को कंट्रोल करना था, ताकि वो वात्सल्य वशिष्ठ से एंगेजमेंट कर सके। फिर आरवी को रेडी करके जल्दी से नीचे लाया गया। इस वक्त आरवी लाइट पिंक लहंगे और लाइट मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके कान में बड़ी बड़ी इयररिंग्स और उसके बालों का मैसी बन बनाया गया था। आरवी सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। खनक ने भी एक ब्लू कलर की पार्टी वेयर साड़ी पहन रखी थी और उसने कानों में छोटे छोटे बर्ड्स पहने हुए थे, जिसमें वो काफी प्रिटी लग रही थी। शालिनी जी ने भी एक नॉर्मल से पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसमें भी वो गजब लग रही थी। वहीं अचिंत्य ने ब्लू कलर का बिजनेस 3 पीस सूट पहना था और सामने वात्सल्य ने लाइट पिंक कलर का एक कुर्ता और एक व्हाइट कलर का पैजामा पहना था, लेकिन उसमें भी वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं उसके चेहरे पर अभी भी सीरियसनेस थी। उसे ऐसे देखकर आरवी ने अपने मन में कहा, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ एंगेजमेंट करने नहीं आया बल्कि फ्रेश होने आया है। ऐसा कहते हुए आरवी तरह तरह के मुंह बना रही थी। वही वात्सल्य की नजरें जब आरवी पर गई तो वो मुस्कुरा दिया। ये देखकर खनक की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अचिंत्य ने तो उसे ये बताया था कि वो मजाक मस्ती वाले माहौल में भी वो सीरियस रहता था, तो फिर अभी वो मुस्कुरा कैसे रहा था? उसके होठों पर मुस्कान बहुत ही कम आती थी, कभी साल में एक बार तो कभी 2 साल में एक बार। न जाने क्यों वो इतना अकड़ू था, लेकिन आज तो आरवी को देखते ही मुस्कुरा दिया था। खनक जल्दी से अचिंत्य के पास आई और उसे देखते हुए बोली, स्वीटी और अगस्त्य जीजू को इनवाइट किया है ना आपने? ये सुनकर अचिंत्य ने खनक की तरफ देखा। अभी तक उसने खनक को देखा ही नहीं था।
तो वो खनक को देखते ही सब कुछ भूल गया और उसे देखते हुए बोला, तुम बोलो ना, मैं तो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ रूम में चलना होगा। ये सुनकर खनक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, बहुत ही बेशर्म है आप, आपसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो तब बस उल्टा ही सोचते हैं। तभी युवान भागते हुए खनक के पास आया। युवान ने भी आज 3 पीस सूट पहना था और बिल्कुल अचिंत्य के मैचिंग का। ये देखकर खनक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जल्दी से युवान को अपनी बाहों में ले लिया और उसे देखते हुए बोली, बुआ कैसी लग रही है? ये सुनकर युवान ने खनक के गाल पर किस किया और कहा, अभी जा रहा है युवान बुआ से बात करने। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से खनक के पास से निकलकर भागते हुए आरवी के पास आ गया। आरवी वहीं सामने स्टेज पर बैठी हुई थी तो युवान भागते हुए उसके पास आया और उसके बगल में बैठकर उसे देखते हुए बोला, बुआ आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर आरवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए युवान के गाल को पिंच कर लिया और बोली, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। युवान खड़ा हो गया और बोला, मैं फूफा जी से बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। ये सुनकर आरवी ने हाँ में सर हिला दिया। वही वात्सल्य अभी भी स्टेज पर नहीं आया था, वो किसी से बातें कर रहा था। तभी युवान उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, मिस्टर वशिष्ठ जी के बेटे हैं ना आप? ये सुनकर वात्सल्य की आंखें छोटी हो गई। उसने युवान की तरफ देखा और कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है आपको या कुछ काम है आपको? ये सुनकर युवान ने नामे सर हिलाते हुए कहा, युवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन युवान की बुआ स्टेज पर वेट कर रही है आपका, इसीलिए आप चलिए। ऐसा कहते हुए युवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से वात्सल्य की उंगलियों को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए स्टेज पर ले जाने लगा। क्या आरवी वात्सल्य से एंगेजमेंट कर लेगी? आखिर अचिंत्य की बातों का मतलब क्या था? क्या करने की कोशिश कर रहा है वो? युवान की हरकत देखकर बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ तभी वशिष्ठ जी अचिंत्य के पास आए और उसे देखते हुए बोले, वैसे मिस्टर शेखावत, मानना पड़ेगा, आपका बेटा बहुत क्यूट है, बहुत ही ब्रिलियंट है। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। वहीं अचिंत्य की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत वक्त बाद इतनी सारी खुशियां आई थी, लेकिन अभी भी इन खुशियों में कुछ तो ग्रहण था। आरवी खुश नहीं थी। अचिंत्य को बात करना चाहिए था आरवी से। ये सब सोचते हुए खनक सामने देख रही थी, लेकिन वात्सल्य भले ही सीरियस इंसान था, लेकिन फिर भी आरवी को देखकर उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उसके बाद तो खनक को लग रहा था शायद वात्सल्य बहुत अच्छा इंसान था। बस वो हर चीज को अपने चेहरे के जरिए एक्सप्रेस नहीं करता था। ये सब सोचते हुए खनक को अच्छा लग रहा था कि शायद आरवी अच्छे हाथों में जा रही थी, क्योंकि खनक को तो बस आरवी की टेंशन थी। तभी वशिष्ठ जी आगे आए और अचिंत्य को देखते हुए बोले, एंगेजमेंट स्टार्ट की जाए। अचिंत्य उसे देखते हुए बोला, बस 2 मिनट और वशिष्ठ जी, मेरे कुछ और स्पेशल गेस्ट हैं, वो आ जाए उसके बाद स्टार्ट होगा। तभी सामने से आवाज आई, हम आ गए। खनक ने नजरें उठाकर देखा तो अगस्त्य, स्वीटी, चंचल, श्रेया, ओजस्वी, तन्वी, लकी, रांची और ओजस्वी सबके सब हाजिर थे। सबको एक साथ देखकर खनक की आंखें चमक गई। वो जल्दी से भागते हुए गई और स्वीटी के गले लग गई। उसके बाद वो तन्वी और श्रेया के गले से लगी और सबको लेकर अंदर आई। सब जब अंदर आ गए तो अचिंत्य ने वशिष्ठ जी को देखते हुए कहा, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए सब स्टेज के पास आए तो वात्सल्य स्टेज पर खड़ा हुआ। तभी खनक जल्दी से रिंग लेकर ऊपर गई तो आरवी ने खनक की तरफ देखा। न जाने क्यों उसे एक बेचैनी हो रही थी। खनक ने आरवी को देखा और अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा किया। वही वात्सल्य ने रिंग ली और वेट करने लगा कि आरवी अपने हाथ को आगे बढ़ाए, लेकिन आरवी अपना हाथ आगे बढ़ा ही नहीं रही थी। ये देखकर अचिंत्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कहता था उसके पहले ही खनक ने उसकी तरफ देखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वहीं वशिष्ठ जी भी कंफ्यूज होकर आरवी को देखे जा रहे थे। तभी खनक आरवी के पीछे आई और बोली, शर्माओ मत आरवी, सामने वात्सल्य जी खड़े हैं, प्लीज हाथ आगे बढ़ा दो। ये सुनकर आरवी ने खनक की तरफ देखा तो खनक अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा कर रही थी कि वो देर ना करे, क्योंकि अचिंत्य गुस्सा कर रहा था। आरवी ने अचिंत्य की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से में घूर रहा था। वहीं शालिनी जी भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी, तो आरवी ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वात्सल्य ने उसकी अनामिका उंगली में रिंग पहना दी तो एक बार क्लैपिंग हुई
और आरवी की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसने तो ये सारे सपने रजत के साथ देखे थे, लेकिन उसके सारे सपने एक साथ टूट रहे थे। फिर वात्सल्य ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो आरवी ने रिंग ली, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वात्सल्य की उंगली में रिंग डाले। तो उसने फिर से खनक को देखा और अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन खनक इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने फिर से आरवी का हाथ पकड़ लिया और उसे इशारा किया। वही वात्सल्य ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी आरवी ने धीरे से वात्सल्य की उंगली में भी रिंग पहना दी। एक बार फिर से क्लैपिंग हुई। उसके बाद वशिष्ठ जी अचिंत्य से हाथ मिलाते हुए बोले, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शेखावत। ये सुनकर अचिंत्य उन्हें देखते हुए बोला, यू टू मिस्टर वशिष्ठ। ये सुनकर वशिष्ठ जी मुस्कुरा दिया और एकदम से बोले, वैसे मानना पड़ेगा मेरा बेटा रेडी नहीं हो रहा था शादी के लिए, लेकिन आपकी बहन को देखकर ना जाने उसके अंदर क्या आया कि उसने हाँ कर दिया, और आज एंगेजमेंट के वक्त मैं अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देख सकता हूँ। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो मुझे बहुत खुशी होती। ये सुनकर अचिंत्य कुछ नहीं बोला। वही एंगेजमेंट के बाद वात्सल्य और आरवी खड़े हो गए थे और सब उन्हें गिफ्ट देने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन आरवी को न जाने क्यों बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी और उसका फोन बार बार बज रहा था। तो उसने अपने फोन को उठाकर देखा तो विवान का कॉल आ रहा था। ये देखकर आरवी की आंखें छोटी हो गई। सबने गिफ्ट दे दिया था और सब आकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। तभी आरवी ने वात्सल्य की तरफ देखा और बोली, एक्सक्यूज मी। ये सुनकर वात्सल्य कुछ नहीं बोला। वहीं खनक को देखकर आरवी ने कहा, भाभी मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ये सुनकर खनक भी कुछ नहीं बोली। आरवी जल्दी से भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। ये सुनकर विवान इरिटेट होते हुए बोला, मुझे पता है तुम सगाई कर रही हो, मुझे बार बार ये सुनाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम आगे बढ़ रही हो, उस आर्यन डफर के जैसे नहीं कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि अति का पता लग गया है। ये सुनकर आरवी की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, कहाँ है वो? तो विवान कुछ वक्त बाद बोला, फिर से नए बकरे की तलाश में है और किसी को अपना मुर्गा बनाकर उससे पैसे ऐंठने वाली है। ये सुनकर आरवी कुछ सोचते हुए बोली, तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो गया। विवान कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? तो आरवी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम टेंशन मत लो, एंगेजमेंट खत्म होते ही मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। अब तो यति हमसे बच नहीं पाएगी। ये सुनकर विवान ने कुछ भी नहीं कहा और फिर कुछ वक्त बाद वो बोला, वैसे कंग्रेचुलेशन। आरवी बैठते हुए बोली, कंग्रेचुलेट तो कर दिया पर आए नहीं, तुम्हारे भैया भाभी तो आए हैं। ये सुनकर विवान कुछ सोचते हुए बोला, वो एक्चुअली मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए मैं नहीं आया, और वैसे भी तुम्हारे भैया मुझे देखकर कुछ खुश नहीं होते इसीलिए मैं नहीं आया। कंग्रेचुलेट तो मैं एक दोस्त के नाते कर रहा हूँ। ये सुनकर आरवी ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। तभी एकदम से उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। आरवी ने नजरें उठाकर सामने देखा तो वात्सल्य मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। वात्सल्य को दरवाजे पर देखकर आरवी की आंखें चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ये बंदा इतना क्यूट कैसे हो गया, इतना लविंग और केयरिंग कैसे हो गया। तो आरवी ने एकदम से कहा, कुछ काम था आपको? ये सुनकर वात्सल्य ने उसे देखते हुए कहा, बस आपसे बात करनी थी। अब तो आरवी और भी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने वात्सल्य को अंदर आने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वात्सल्य जल्दी से रूम में आ गया। आरवी इधर उधर देख रही थी। वो वात्सल्य से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। तो वात्सल्य उसे देखते हुए बोला, आपसे बस एक बात पूछनी थी कि क्या आप किसी से प्यार करते हैं? अगर करती हैं तो मुझे क्लियर बता दीजिए। ये सुनकर आरवी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होगी और मुझे पता है। ये सुनकर वात्सल्य मुस्कुरा दिया और बोला, तो मतलब आप उन लड़कियों में से हैं जिन्हें लड़के पसंद नहीं है और उनसे नफरत करती हैं, उन पर भरोसा नहीं करती? ये सुनकर आरवी उसे देखते हुए बोली, हाँ तो अगर आपको नहीं करनी है शादी तो मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वात्सल्य एकदम से घबराते हुए बोला, अरे आप तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी, बहुत दूर तक जा रही हैं आप। पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, और जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मैं ये पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है और आप कह रही हैं कि किसी के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती, तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि आप वात्सल्य वशिष्ठ से प्यार करने लगेंगी। मैं आपको इतना प्यार करूंगा। ये सुनकर आरवी ने तिरछी नजरों से वात्सल्य को घूर कर देखा और बीच में ही बोली, अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं, वरना भाई को पता चला तो वो बहुत चिल्लाएंगे।
ये सुनकर वात्सल्य फिर से बोला, मैं यहाँ पर चोरों की तरह थोड़ी आया हूँ। मैंने आपके भाई से पूछा है और उन्होंने ही मुझे परमिशन दी है। वैसे आपके भाई भी अच्छे लगे मुझे, उनमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, लेकिन वो भी मेरी तरह चैलेंज बहुत पसंद करते हैं। शायद इसीलिए ही डैड और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ये सुनकर आरवी ने फिर से उसे देखा और बोली, फिलहाल मैं यहाँ पर कोई बिजनेस करने नहीं आई हूँ। अगर आपको मुझसे रिलेटेड कोई बात करनी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सुनकर वात्सल्य उसके करीब आया तो आरवी उससे दूर होते हुए बोली, देखिए अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, तो थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए और लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए। समझ में आया ना? ये सुनकर वात्सल्य अपने मन में बोला, वात्सल्य बेटा, तेरी बीवी तीखी छुरी है बिल्कुल। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुरा दिया तो आरवी ने उसे देखा और अपने दोनों हाथों को अपने सीने से बांधकर उसे देखते हुए बोली, ये क्या है? बार बार आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाई हमेशा कहते हैं कि आप जल्दी हंसते नहीं हैं, तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे सामने से मुस्कुराइए मत, समझ में आया ना? ये सुनकर वात्सल्य को हंसी आ रही थी तो वो जल्दी से पीछे होते हुए आरवी को शांत करते हुए बोला, ओके ओके, जा रहा हूं मैं। अगर आपको मुझे देखकर इतनी चिढ़ हो रही है तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। वैसे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है और हमें नीचे बुलाया जा रहा है, कुछ फोटोज और लेनी है तो आ जाइएगा। ये सुनकर आरवी जल्दी से बोली, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर वात्सल्य मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। वहीं आरवी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो अपने बेड से तकिया पटकते हुए बोली, पता नहीं क्या समझता है खुद को, कुछ देखने के लायक ही नहीं है इसमें। भैंस की आंख जैसी शक्ल है साले की और खरबूज के बाल जैसे बाल है इसके। ऐसा कहते हुए आरवी ने उसे देखा और जल्दी से दरवाजा बंद करके वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उठा और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं दिखा सकता हूँ कि मुझे आरवी की एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस जंगली बिल्ली की एंगेजमेंट से तो किसी लड़के को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो उसे होगी जो उससे एंगेजमेंट करेगा। ऐसा कहते हुए वो मुस्कुरा दिया और जल्दी से ऑफिस क्लोज करके वो भी एएसएस मेंशन के लिए निकल गया। अभी सुबह सुबह ही उसकी और अचिंत्य की झड़प हुई थी, लेकिन आरवी ने उसे ऐसे बुलाया था तो उसे तो जाना ही था। कुछ ही वक्त में वो भी एएसएस मेंशन के सामने था। फिर वो जल्दी से अंदर गया। उसे देखकर अचिंत्य की आंखें छोटी हो गई और वो एकदम से बोला, वैसे तुम्हें भी आना था तो पहले आ जाते ना, एंगेजमेंट तो हो चुके हैं, अब सिर्फ फोटोज लिए जा रहे हैं। ये सुनकर विवान ने अगस्त्य की तरफ देखा और कहा, वो एक्चुअली भाई और भाभी ने मुझे बुलाया था, बस इसीलिए मैं आ गया, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एंगेजमेंट में। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और बोला, कोई नहीं, फोटोज ही ले लेते। ये सुनकर विवान जल्दी से बोला, आपकी फैमिली का फंक्शन है, आप लोग फोटोज लीजिए, हम निकलते हैं। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से स्वीटी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, भाभी प्लीज चलते हैं ना। ये सुनकर स्वीटी उसे देखते हुए बोली, आप तो नहीं आने वाले थे ना, तो फिर ऐसे अचानक कैसे आ गए? क्या जवाब देगा विवान स्वीटी के सवाल का? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्वीटी की बात पर विवान कुछ सोचते हुए बोला, क्यों, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है? स्वीटी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बस। उसने इतना ही कहा था कि तभी एकदम से अगस्त्य बोला, अरे वो देखो, आरवी भी आ गई, ये लास्ट फोटो देख लेते फिर चलते हैं। फिर उसने विवान की तरफ देखते हुए कहा, विवान तुम भी कुछ खा पी लो, फिर चलते हैं। ये सुनकर विवान गुस्से में बोला, भाई मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाने वाला हूं। तभी उसकी नजरें एकदम से आरवी पर गई। वो देखने वाला तो नहीं था, लेकिन उसे देखना था, तो उसने देखा आरवी पिंक लहंगे में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और विवान की नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। कनक आरवी को लेकर जल्दी से वात्सल्य के पास आई और उसके साथ फोटोज लेने लगी। आरवी की नजरें बार बार नीचे की तरफ झुक रही थी। वहीं वात्सल्य मुस्कुराते हुए आरवी को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर स्वीटी जल्दी से अगस्त्य को देखते हुए बोली, देखो ना, ये वात्सल्य कैसे आरवी को देख रहा है, इसका बस चलता ना तो ये इसे अभी ही अपने साथ विदा करके ले जाता। ये सुनकर अगस्त्य कुछ सोचते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा, हम सब लड़के बहुत जल्दी से दीवाने हो जाते हैं, लेकिन तुम सब लड़कियां ना हमारी बात समझते ही नहीं हो। ये सुनकर स्वीटी उसे घूर कर देख रही थी। वहीं चंचल और युवान दोनों ही अलग जगह पर बैठकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी अचिंत्य ने फोटोग्राफर को सिर्फ वात्सल्य और आरवी का फोटो लेने के लिए कहा। वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे। उन्हें देखकर विवान का दिमाग खराब हो रहा था, तो उसने जल्दी से अगस्त्य की तरफ देखा और कहा,
वैसे आरवी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मेरा भी तो उसके साथ फोटो लेना बनता है ना। ये सुनकर स्वीटी कुछ कहती उसके पहले ही विवान जल्दी से स्टेज की तरफ चला गया। सब उसे हैरान परेशान होकर देखे जा रहे थे। वात्सल्य ने आरवी की कमर पर हाथ रखना चाहा कि उसके पहले विवान दोनों के बीच में आ गया और उसने आरवी की कमर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस आरवी। ये सुनकर आरवी भी उसे देखे जा रही थी। रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही वात्सल्य ने अचिंत्य की तरफ देखा और कहा, थैंक्स। वैसे सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी, सारे गेस्ट भी बहुत खुश होकर गए हैं। ये सुनकर अचिंत्य मुस्कुरा दिया और वशिष्ठ जी और वात्सल्य दोनों ही वहां से निकल गए। अगस्त्य और स्वीटी भी जल्दी से आगे आए और विवान एटीट्यूड में आगे आया और सब अचिंत्य को देखकर वहां से जल्दी से निकल गए। सबके जाते ही अचिंत्य ने खनक की तरफ देखा और फिर शालिनी जी की तरफ, तो शालिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा था कि शायद तूने पसंद किया है तो वात्सल्य अच्छा लड़का होगा, लेकिन सच में वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसकी और आरवी की बातें सुनी और वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सुनकर अचिंत्य भी मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आपको अपने बेटे की पसंद पर शक है क्या? आपको अपनी बहू बहुत पसंद है ना, तो उसे भी आपके बेटे ने ही पसंद किया है। ये सुनकर शालिनी जी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं युवान भी थक गया था, इसीलिए रूम की तरफ चला गया था। तो आरवी भी जल्दी से रूम में आई। तभी उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाकर देखा तो विवान का कॉल था, तो वो फिर से कंफ्यूज हो गई। उसने जल्दी से अपने कान के पास फोन लगाया तो सामने से विवान बोला, आरवी, आर्यन की हेल्प करने का टाइम आ गया है और अति का भी पता लग गया है। तुमने ही कहा था कि तुम हेल्प करोगी और तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। ये सुनकर आरवी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, ग्रेट, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर आरवी ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। आरवी ने जल्दी से कपड़े पहने और उसने किसी को बताया भी नहीं और पीछे के रास्ते को देखा तो बहुत सारे गार्ड्स लगे हुए थे, लेकिन आरवी तो इन सबसे बहुत फास्ट थी। जिस तरफ गार्ड्स थे वहां से वो गई ही नहीं और ना ही गेट से गई, बल्कि वो तो वहां से गई जहां से जाने से सब डरते थे। वो पार्किंग एरिया और गार्डन के बीच में जो रास्ता था वहां से जा रही थी, जो इतना ज्यादा घना था कि रात में वहां पर जल्दी कोई जाता नहीं था। लेकिन आरवी के अंदर डर नाम की चीज ही नहीं थी। वो भी तो अचिंत्य की बहन ही थी। वो जल्दी से दीवार फांद गई और जंप करके दूसरी तरफ निकल गई।
गेट के साइड से जो रोड था, आरवी ने उसे क्रॉस नहीं किया बल्कि ऑपोजिट साइड से निकल गई। आरवी वहां से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन अंतरा को घर तो ले आया था, लेकिन जब से वो उसे घर ले आया था, अंतरा किसी से बात ही नहीं कर रही थी और रोहन को बहुत अजीब लग रहा था। रोहन उसे ढूंढते हुए गया था, लेकिन अंतरा उसे कहीं नहीं मिली थी। तो वो उसके घर गया जहां पर अंतरा बैठकर रो रही थी। अंबिका जी भी बहुत परेशान थी उसे ऐसे देखकर, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। अंतरा जी कुछ बता ही नहीं रही थी और रोहन अचानक से पहुंच गया तो उन्हें लगा कि शायद दोनों में लड़ाई हुई थी और अंतरा ने ऐसे ही अचानक कोई फैसला ले लिया था। रोहन जल्दी से आया और अंबिका जी को देखते हुए कहा, वो माँ एक्चुअली नॉर्मल सी लड़ाई हुई और ये वहीं रेस्टोरेंट से ही भाग गए। मैं पूरे रास्ते से ढूंढ रहा हूँ। वैसे एक बात अच्छी है कि आपके पास मिल गई, वरना मैं और परेशान होता। अंबिका जी कुछ कहती उसके पहले ही रोहन बोला, जाने दो माँ, वो मैं जानता हूँ कि वो कुछ देर ऐसे ही रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अंतरा का हाथ पकड़ लिया। अंतरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर रहकर अंबिका जी को परेशान नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे सुने वहां से निकल गई। अंबिका जी को अजीब लग रहा था, लेकिन रोहन उसके साथ था तो अंबिका जी भी ज्यादा टेंशन में नहीं आई। लेकिन अंतरा यहाँ आकर शांत हो गई थी। मीरा को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जितनी बार अंतरा से बात करने की कोशिश कर रही थी, अंतरा उसे इग्नोर कर देती थी, तो मीरा को अजीब लग रहा था। रूम में राहुल था तो मीरा जल्दी से आई और उसे देखते हुए बोली, क्या आपको भी अंतरा भाभी के बिहेवियर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है? ये सुनकर राहुल शर्ट के बटन बंद करते हुए घबरा कर बोला, अरे वो कुछ होगा, भाई और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो तुम बीच में मत पड़ो। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से मीरा को गले से लगा लिया और कहा, हो सकता है कि मुझे रात में आने में लेट हो जाए, तो तुम अपना ख्याल रखना और खाना खाकर सो जाना। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से निकल गया। मीरा कुछ कहती पर राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया, तो मीरा को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सिर्फ अंतरा का ही बिहेवियर नहीं बदला था, उसका भी बदला था। अंतरा को देखकर रोहन भी एकदम से घबरा जाता था और राहुल के पसीने छूटने लगते थे। तो मीरा कुछ सोचते हुए बोली, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, तभी अंतरा भाभी इतना परेशान है और मुझे ये बात खुद पता लगानी होगी, क्योंकि अंतरा भाभी को बताना होता तो वो कभी भी बता सकती थी, पर वो शांत है तो जरूर कोई बड़ी बात है जो वो मुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन ये मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना ही होगा, मैं देखती हूँ। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से बाहर चली गई। राहुल ने जल्दी से रोहन को देखा और रोहन ने एक बैग उठाया। बैग देखकर मीरा को अजीब लग रहा था। वो जल्दी से बोली, ये बैग तो भैया कभी नहीं लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट भी उनके बैग में आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा बैग किस लिए ले जा रहे हैं? कहीं ये लोग कहीं और तो नहीं जा रहे हैं? या शायद हो सकता है कि कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे अंतरा भाभी नाराज हो रही है। पता लगाती हूँ और फिर बताती हूँ। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से नीचे आई। रोहन और राहुल निकलने ही वाले थे कि तभी वो हरीश चंद्र जी के पास गई और खड़ी होकर बोली, बड़े पापा, बस आपसे ये बात कहनी थी कि मैं थोड़ा मेडिकल स्टोर तक जाना चाहती हूँ। मैं खुशी वक्त में आ जाऊंगी, वहां पर मेरी एक सहेली आई हुई है, प्लीज बड़े पापा। ये सुनकर हरीश चंद्र जी कुछ कहते उससे पहले ही शोभा जी बोली, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक बार बता दो और निकल जाओ। ये सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू बड़ी माँ। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से जाने लगी। वहीं अंतरा कुछ बना रही थी और अन्या उसके आसपास घूम रही थी। तभी एकदम से अंतरा का दिमाग काम किया और उसने सामने देखते हुए कहा, कहीं मीरा पता लगाने तो नहीं गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे बात पता चली तो वो बिल्कुल टूट जाएगी, फिर पूरा घर बिखर जाएगा। चाहे राहुल भैया ने कुछ भी किया हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिखर जाए और इसीलिए ही मैं शांत हूँ। क्या करेगी अब अंतरा मीरा को रोकने के लिए? कहीं राहुल का सच सामने तो नहीं आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा फिर जल्दी से विद्या जी को देखकर बोली, चाची जी आप हैंडल कर लेंगी, मुझे बस मीरा के साथ जाना है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं। उसने इतना ही कहा था तभी विद्या जी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बहुत टेंशन रहती है। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर है और उसकी फ्रेंड आई हुई है और तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब सवाल चल रहे होंगे, तो जाओ बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी देवरानी से बहुत प्यार करती हो। ये सुनकर अंतरा कुछ नहीं बोली और जल्दी से मीरा के पीछे निकल गई।
वो बाहर आई लेकिन मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो भी जल्दी से ऑटो पकड़ ली और उसे इधर उधर करके ढूंढने लगी। वहीं मीरा इस वक्त रोहन और राहुल के पीछे थी। वो लोग कहीं रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट को देखकर मीरा की आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से बोली, अभी इन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कहीं जाना है तो मुझे बताकर जाते, लेकिन ये दोनों करने क्या जा रहे हैं? ऐसा कहते हुए वो भी जल्दी से राहुल के पीछे निकल गई। सामने देखा तो दोनों एक लड़की के सामने खड़े थे, तो मीरा भी एक साइड खड़ी हो गई। राहुल बैग देते हुए जेनी को देखकर बोला, देखो जेनी, इतना इंतजाम हो पाया है, प्लीज थोड़े दिन का वक्त दो, मैं गहने भी दे दूंगा। ये सुनकर मीरा की आंखें छोटी हो गई। वो बोली, ये पैसे और गहने देने की बात क्यों कर रहे हैं? तभी जेनी गुस्से में बोली, देखो राहुल, ये सब बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मेरे साथ सोते वक्त तो तुमने ये नहीं कहा था कि अभी थोड़े में ही काम चला लो? तब तो तुमने अपना पूरा फायदा उठाया था, और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, समझ में आया ना? तो अगर मैं इस बच्चे को लेकर तुम्हारे घर पहुंच गई तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर राहुल घबराते हुए बोला, नहीं देखो जेनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो प्लीज, मेरी बीवी है, अगर उसे ये पता चलेगा तो वो बहुत टूट जाएगी, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इंतजाम कर दूंगा, थोड़ा तो भरोसा रखो। ये सुनकर जेनी गुस्से में बोली, अगर 2 दिन के अंदर तुमने मुझे मेरे अमाउंट और सारे गहने नहीं दिए तो मैं जॉन को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद तुम समझना, और तुम्हारी फैमिली समझेगी, और वो भी पुलिस के साथ। ऐसा कहते हुए जेनी ने पैसों का बैग उठा लिया और वहां से निकल गई। वहीं ये सब सुनकर मीरा तो जैसे वहीं पर स्टैच्यू हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं अंतरा भी भागते हुए जल्दी से रेस्टोरेंट में पहुंची तो देखा कि मीरा उसकी तरफ ही आ रही थी। अंतरा जल्दी से मीरा के पास गई और उसे देखते हुए बोली, मीरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी ना, तुमने राहुल भैया को देखा क्या? लेकिन जैसे लग रहा था कि मीरा को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो चुपचाप आगे बढ़ी जा रही थी। ये देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने पीछे देखा तो रोहन और राहुल दोनों ही बातें करते हुए आ रहे थे। राहुल जल्दी से बोला, भाई अभी तो 2 दिन का बहाना देकर जेनी को निपटा दिया है, लेकिन 2 दिन बाद बाकी सारे अमाउंट कहाँ से लाएंगे? ये सुनकर रोहन कुछ सोचते हुए बोला, फिलहाल अभी ऑफिस चलते हैं, फिर देखेंगे। ये सुनकर राहुल ने भी हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो अंतरा सामने खड़ी थी। राहुल जल्दी से आया और बोला, भाभी आप यहाँ पर क्या? उसने इतना ही कहा था कि तभी अंतरा जल्दी से बोली, मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही ये सब जानती हूँ, लेकिन शायद मीरा को भी ये सब पता चल गया है। ये सुनकर राहुल की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, क्या मतलब है आपका? तो अंतरा ने पीछे की तरफ इशारा किया। ये देखकर राहुल ने जल्दी से देखा तो उसे मीरा की पीठ नजर आ रही थी। तो वो समझ गया कि वो और कोई नहीं है, मीरा ही थी। तो वो जल्दी से भागते हुए मीरा के पास गया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, मीरा तुम यहाँ पर, तुम ऐसे कैसे? उसने इतना ही कहा था कि मीरा ने नजरें उठाकर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राहुल को देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, वाह मिस्टर राहुल त्रिपाठी, क्या गजब का धोखा दिया है तुमने। मैंने तो सोचा था कि मेरा हस्बैंड लाखों में एक है, बाकी लड़कों जैसा नहीं है, लेकिन नहीं, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि शायद लाइफ में कभी भी इस धोखे को नहीं भूल पाऊंगी। शायद मेरी सांसों के साथ ये यादें जाएंगी। ऐसा कहते हुए मीरा फिर से चलने लगी। तभी राहुल जल्दी से आगे आया और बोला, मीरा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो मेरी एक भूल थी, हो गई गलती, और मुझे नहीं पता था कि वो इतने सालों बाद हमारी जिंदगी तबाह करने आ जाएगी। ये सुनकर मीरा ने उसे देखा और बोली, उसने आपकी जिंदगी तबाह नहीं की है, मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ, और अब आपका जो दिल करे वो आप कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहां से निकल गई। मीरा को ऐसे जाते हुए देखकर राहुल एकदम से घबरा गया। उसने पलटकर रोहन को देखा और कहा, भाई प्लीज, वो निकल गई, उसे सब कुछ पता चल गया है, मेरा पूरा घर टूट गया है भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सुनकर रोहन उसे देखते हुए बोला, तू पागल हो गया है, तू मीरा को जाने कैसे दे सकता है? तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता है ना कि वो किसकी बहन है? अगस्त्य सिंह भारद्वाज की बहन है वो, और अगर अगस्त्य को कुछ भी पता चला ना तो वो तुझे जिंदा जला देगा, चल उसे पकड़ना होगा। ऐसा कहते हुए दोनों भाई
जल्दी से मीरा को पकड़ने के लिए भाग गए। वहीं अंतरा भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। राहुल और रोहन पागलों की तरह मीरा को ढूंढ रहे थे। तभी एकदम से राहुल के पास अगस्त्य का कॉल आया। अगस्त्य का नाम अपनी स्क्रीन पर देखकर राहुल के पसीने छूटने लगे। फिर भी उसने कैसे भी करके कॉल रिसीव किया तो सामने से अगस्त्य की आवाज आई। सॉरी राहुल, एक्चुअली क्या है कि मीरा पहुंच गई है, लेकिन उसका फोन कहीं गिर गया है, इसीलिए उसने कहा कि एक बार मैं तुम सबको बता दूं। मैं उसे फोन दिला दूंगा, बस तुम घर पर बता देना कि वो यहाँ पर आई है। ये सुनकर राहुल एकदम से बोला, लेकिन उसने। तभी अगस्त्य सामने से बोला, हाँ उसने बताया कि उसने किसी को बताया नहीं है। उसका मन बहुत खराब हो रहा था और माँ से मिलने का मन कर रहा था तो बस चली आई। मैंने भी कुछ नहीं कहा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम उसे कैसे भी करके हैंडल कर लेना। ये सुनकर राहुल थोड़ा शांत हो गया और उसने एकदम से कहा, मीरा का ख्याल रखना। ये सुनकर अगस्त्य मुस्कुराकर बोला, मेरी बहन है तो रखूंगा ही। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया और सामने देखा तो मीरा सामने देखे जा रही थी। उसके चेहरे का कलर उड़ा हुआ था। उसे ऐसे देखकर अगस्त्य को अजीब लग रहा था तो वो जल्दी से मीरा के पास आया और उसे देखते हुए बोला, मीरा कोई बात हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर मीरा ने उसे देखा और बोली, कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल रात मैंने थोड़ा उल्टा सीधा सपना देख लिया था तो बस माँ को देखने चली आई, मुझसे रहा नहीं गया ना, इसीलिए। ये सुनकर अगस्त्य मुस्कुरा कर बोला, हाँ ठीक है, लेकिन अपने ससुराल वालों को बता दिया करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर केस कर दे। ये सुनकर मीरा उसे देखे जा रही थी तो अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर उसे गायत्री जी के रूम में पहुंचा दिया। गायत्री जी अपने रूम में कुछ काम कर रही थी, लेकिन मीरा को देखकर उनकी आंखें चमक गई थी। आखिर अपनी बेटी को देखकर कौन नहीं चमकता। मीरा को उन्होंने जल्दी से गले से लगा लिया तो मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके पहले कि गायत्री जी मीरा को अपने सीने से दूर करती, मीरा ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इस वक्त वो जा ही कहा सकती थी। वो अपने दुखों को लेकर कहाँ जाती। वो किसी से बताना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी के सीने से लगना चाहती थी। तो वो चुपचाप वहीं गायत्री जी के पास बैठी और बोली, माँ बस आपके पास सोना चाहती हूँ। ये सुनकर गायत्री जी को अजीब लगा। वो कुछ कहती उसके पहले ही मीरा जल्दी से बोली, प्लीज माँ, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। तो गायत्री जी ने भी अभी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। मीरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके गायत्री जी के पास सोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल, रोहन और अंतरा जल्दी से घर आए। तीनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे। तीनों का चेहरा उतरा हुआ था। अंतरा ने राहुल को देखा और बोली, आखिर मीरा को पता चल ही गया। मैंने हमेशा उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। देख लीजिए राहुल भैया, आपने जो किया है उसकी सजा मीरा को मिल रही है। ना जाने बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस हाल में होगी वो। और अगस्त्य जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसका मतलब कि मीरा अंदर अंदर घुट रही है। अगर वो यहाँ पर होती, मुझसे बात करती तो शायद अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर लाती, लेकिन अब तो वो अंदर ही अंदर घुट रही है। ऐसा कहते हुए अंतरा खड़ी हो गई और बोली, अब आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए अंतरा जल्दी से दूसरे रूम में चली गई। उसके जाते ही राहुल ने रोहन की तरफ देखा और एकदम से कहा, भाई अब क्या किया जाए। उसने इतना ही कहा था कि रोहन जल्दी से बोला, राहुल मेरी बात सुन, तुझे मीरा से बात करनी होगी और वो भी कल के कल। ये सुनकर राहुल जल्दी से बोला, भाई वो समझने की कोशिश तो करेगी ना। रोहन कुछ सोचते हुए बोला, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तुझे मीरा से बात करनी ही होगी और उसे समझाना होगा कि ये सब तेरा पास्ट था और तुझे नहीं पता था कि तेरा पास्ट ऐसे तेरे प्रेजेंट में आकर खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर राहुल ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ तो ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ आरवी एक बार फिर से भाग गई थी, लेकिन रात होने की वजह से किसी को पता नहीं चला था और दूसरे दिन उसने दरवाजा भी नहीं खोला था। इसीलिए सबको लग रहा था कि शायद सगाई की थकान की वजह से आरवी की आंखें नहीं खुली और कोई उसे जगाने भी नहीं जा रहा था। अचिंत्य ऑफिस के लिए निकल गया था और युवान स्कूल गया था। खनक ने सर्वेंट को बोल दिया था कि आरवी आए तो उसे नाश्ता दे दे, क्योंकि वो शालिनी जी को लेकर मंदिर की तरफ गई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अचिंत्य ऑफिस नहीं अपने हेल्थ मेंशन में बैठा हुआ था। हेल्थ मेंशन के पास लकी भी खड़ा था। उसने लकी को देखते हुए कहा, पता करो कि ये ऋषभ ओबेरॉय अचानक से गायब कहाँ हो गया। युवान के किडनैपिंग के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है उसका, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि
कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है वो। ये सुनकर लकी कुछ सोचते हुए बोला, चाहे कोई कितना भी प्लान कर ले लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर अचिंत्य ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को डुबा देता है। समझ में आया ना? तो पता लगाओ कि ये दोनों कहाँ हैं। इन दोनों को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब बात मेरे बेटे तक आ गई है। ये सुनकर लकी ने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही अचिंत्य खड़ा हुआ और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, जस्ट रेडी फॉर दिस ऋषभ ओबेरॉय। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहां से निकल गया। क्या करेगा अचिंत्य ऋषभ और सौरभ के साथ? क्या होगा जब आरवी के गायब होने के बारे में सबको पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।